हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वन शॉट सीरीज में। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लाइव क्लास लेके छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम लोगों ने कवर अप किया था और लैंग्वेज भी हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। आज हम लोग आपके जो प्रश्नावली 6.1 है, 6.2 और 6.3 प्रश्नावली तक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सेलेक्टेड उनके करने वाले हैं और शानदार तरीके से आपको एक एक चीज़ में बताने वाला। तो एक जो छोटा सा सवाल आपके सामने प्रश्नावली 6.1 का है, एक ही सवाल हम लोग इसके अंदर करेंगे। कोई एग्जाम्पल नहीं इसके अंदर, कोई भी सवाल नहीं। ऐसे दिन में से एक दो सवाल तो मैंने वहां पर आपको करवा रखे हैं, लेकिन प्रश्नावली आगे इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए। आपके सामने दो दो शब्द दे रखे हैं और खाली जगह में से आपको भरना है। जैसे पहला सवाल कह रहा है सभी वर्त। अब सभी वर्त में कोई समान की बात नहीं हुई। वर्त का मतलब होता है आपको एक वर्त बनाना है। आपने एक इतना सा वर्त बना दिया, एक आपने बड़ा वर्त बना दिया, एक आपने और बड़ा वर्त बना दिया। इसका मतलब इसमें आकार तो समान है लेकिन इनका साइज यानी कि माप बराबर नहीं। वर्त बना, मैं आपको बोलूँ एक वर्त बनाओ तो कोई छोटा वर्त बनाएगा, कोई बड़ा बनाएगा और बड़ा बनाएगा, कोई छोटा सा बनाएगा, एकदम छोटा सा बना देगा, एक पॉइंट भी खींच सकता है। वर्त होता है 0 डिग्री का, 0 तिट जाएगा। तो उस हिसाब से आपको काम करना था। इसका मतलब सभी वर्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो दो शब्द हैं आपके साथ, सभी वर्त क्या होते हैं आपके, तो इस खाली जगह में हम लोग लिखेंगे समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगला लिखा सभी वर्ग। अब वर्ग में तो आप लोग छोटा वर्ग बना दो, बड़ा वर्ग बना दो, कितना ही बड़ा बना सकते हो। इसका मतलब आकार तो समान है, माप समान नहीं। तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं आपके? समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे कौन से त्रिभुज जो समरूप होते हैं वो मैंने आपको नोट में लिखवाया था, समबाहु त्रिभुज। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। तो मैंने लास्ट में हेडिंग आपको पढ़ाई थी थेल्स पर में से पहले, बहुभुजों की समरूपता या त्रिभुजों की समरूपता। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो स्पष्ट लिखा है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। संगत कोण क्या हो? बराबर हो। तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो या एक ही अनुपात में हो। लेकिन यहाँ तो आपको जो शब्द दे रखे हैं उसमें से आपको लेना, भुजाएं समानुपाती हो। ये एक छोटा सा सवाल है जो मैंने आपको नोट्स में पढ़ा दिया था और याद हो जाना चाहिए पॉइंट। इसमें से कोई एक नंबर का कोई एक सवाल आपके आ सकता है, ध्यान रखना। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आपके, ये बताओ। बढ़िया तरीके से एक एक चीज को आप लोग क्लियर कर सकते हो, कोई समस्या नहीं किसी भी प्रकार की। उम्मीद है मैंने जो आपको 6.1 का इकलौता एक सवाल है जिसके अंदर बेसिक सवाल बनते हैं, एबीसीडी के सवाल बन सकते हैं, छोटा रिक्त स्थान बन सकता है, वो मैंने करवा दिया है। अब हम लोग जो प्रश्नावली 6.2 है उसके पहले देखते हैं एग्जाम्पल कौन से अच्छे हैं उनको, और फिर क्वेश्चंस को फिर 6.3 है। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं प्रश्नावली 6.2 का सोल्यूशन। अब देखो हम लोग आपके करते हैं 6.2 प्रश्नावली शुरू। उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 3 को, बच्चों के काफ़ी इसमें डाउट रहते हैं। एग्जाम्पल 1 और 2 आप मत करना, मैं जो इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ वो कर ले, सफिशिएंट है। आकृति 6.16 में एक आकृति आपको दे रखी है, उसमें PS अपॉन SQ मतलब PS अपॉन में SQ और PT अपॉन में TR तथा एंगल PST, कोण PST जो ये है वो बराबर है आपके PRQ के, और सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है ये बताओ। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी कोई भी दो भुजाएं हम लोग बराबर कर दें। अगर किसी त्रिभुज की हम लोगों ने दो भुजाएं बराबर कर दी तो वो त्रिभुज कौन सा कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर होने पर समबाहु त्रिभुज, और एक भी भुजा बराबर नहीं हो तो विषमबाहु त्रिभुज। तो दो भुजाएं बराबर करने के लिए हम चाहेंगे दो कोण बराबर कर दें। तो पहली बात तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिया गया। सवाल के अंदर जो जो दे रखा होता है उसको लिखना होता है सिद्ध करने वाले। दिया गया है, दिया गया क्या है आपको? एक बात तो ये दे रखी है कि PS अपॉन में SQ बराबर में PT अपॉन में है TR तथा कोण PST बराबर है कोण PRQ के। ये वाला कोण इसके बराबर है, मैं मान लेता हूं ये कोण नंबर 1 है और ये कोण नंबर क्या है? 2। पूरा नाम नहीं लिखकर इसको शॉर्टकट में बोल दिया कि PST को कोण 1 नाम दे दिया और PRQ को 2 दे दिया ताकि आगे लिखूं तो कोई समस्या नहीं हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको करना है सवाल के अंदर सिद्ध करना।
क्या करना है हमें सवाल के अंदर सिद्ध करना। सवाल के अंदर सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई समस्या है। किसी भी सवाल में हमेशा ये ही चीजें लिखी जाती। उपपत्ति में थोड़ा ध्यान से देखना। आपको उपपत्ति का मतलब प्रूफ होता है, सबको पता है। मुझे एक चीज बताओ, ये कोई त्रिभुज है आपके पास, ये ए, ये बी और ये सी। अगर ये कोण और ये कोण बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इसकी सम्मुख भुजा ये बराबर होती है, इसकी सम्मुख भुजा ये बराबर होती है। तो सी की सम्मुख भुजा ए बी और बी की सम्मुख भुजा कौन हो जाएगी, ए सी। सी की सम्मुख भुजा ए बी और बी की सम्मुख भुजा ए सी। तो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हम लोगों ने अगर कोई दो कोण बराबर कर दी, सपोज दैट मैं यहां पर एक कोण मान लेता हूं 3, यहां पर कोण कितना मान लेता हूं 3। मैं कैसे भी करके किसी भी हालत में अगर मैंने इस 3 नंबर वाले कोण को किसके बराबर कर दिया, 2 के, या 2 वाले को बराबर कर दिया 3 के, तो 2 के सामने वाली सम्मुख भुजा पी क्यू होगी, 3 के सामने वाली सम्मुख भुजा पी आर होगी। और अगर किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर है तो उस त्रिभुज को बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोला जाता है आपके? समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है। यही बात हम लोग थोड़ा सोचेंगे और उसके ऊपर ध्यान देंगे। इधर बात सुनो। अब देखो ध्यान देना, आप लिखोगे चूंकि पी एस अपॉन में एस क्यू बराबर में है पी टी अपॉन में टी आर। ये इसीलिए बराबर है क्योंकि ये सवाल में आपको क्या है दिया गया। ये सवाल में आपको क्या है दिया गया। अब थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? थेल्स प्रमेय ये कहता है कि अगर ये भुजा इसके समांतर होती, अगर एस टी समांतर होता क्यू आर के, थेल्स प्रमेय क्या कहता है? अगर एस टी समांतर है क्यू आर के तो पी एस अपॉन एस क्यू बराबर होता है पी टी अपॉन टी आर। थेल्स प्रमेय में भुजा समांतर है तो अनुपात बराबर होता है। लेकिन थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, मतलब अगर अनुपात बराबर है तो भुजाएं क्या हो जाएगी, समांतर। आप ध्यान से देख लो, पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर। तो थेल्स प्रमेय का विलोम ये कहेगा कि ये अपॉन ये बराबर है ये अपॉन ये, तो इसका मतलब ये वाली भुजा इसके क्या होगी, समांतर। मैं रीजन बताऊंगा अब समांतर मैंने लिखने का कारण क्या, मैं किसको बराबर करना चाह रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। ये आपके पास होते ही आप लिखोगे अतः एस टी समांतर हो गया क्यू आर के। ये एस टी समांतर हो गया क्यू आर के और रीजन हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब ये दोनों भुजाएं अगर समांतर है तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि कोण 1 और कोण 3 बराबर है। इसको मैं दूंगा समीकरण संख्या 1। ये और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो गए। कोई बता सकता है ये बराबर क्यों है? कोई ये बता सकता है कोण 1 और कोण 3 बराबर क्यों है? क्योंकि अगर किसी में ये दो समांतर रेखाएं जा रही, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये संगत कोण बन गए। क्या बन गए आपके, संगत कोण। और संगत कोण हमेशा समांतर भुजाओं में लागू होता है, इसीलिए मैंने पहले समांतर किया था। तो कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के, और रीजन हम लोग इसके ब्रैकेट में लिख देंगे संगत कोण। रीजन हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख देंगे आपके, संगत कोण लिख देंगे। लेकिन आप तो कहो सर आपको 1, 3 और 2 को बराबर करना था, ये तो हो गया। फिर लिखोगे तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के, समीकरण संख्या 2 हो गया। और ये तो सवाल में दिया हुआ है भाई, अरे ये तो दिया हुआ है, देख लो। इस चीज को आप चाहो तो आगे बढ़ा के ये लिख सकते हो कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, यहां लिख सकते हो। क्योंकि मैंने इसको पूरा पी एस टी नहीं देकर इसको 1 दे दिया, इसको पी आर क्यू नहीं देकर 2 दे दिया। अब आप लिख सकते हो अतः समीकरण 1 व 2 से, अतः
समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग ये कह सकते हैं कि एक पार्ट बराबर है तो दूसरा पार्ट बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। कोण 2 बराबर हो जाएगा किसके? कोण 3 के। तो कोण 2 की सम्मुख भुजा कोण PQ बराबर कोण 3 की सम्मुख भुजा कोण PR। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। बिल्कुल, आप लिखोगे चूंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर, आप लोग लिख सकते हो अतः PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये लो सवाल खत्म हो गया और हम लोगों ने इसको सिद्ध भी कर दिया। है कोई समस्या तो बताओ। हम लोगों ने एक ही काम किया है कि अगर ये अनुपात बराबर है तो ये रेखा इसके समांतर होगी, ST समांतर हो गया QR थेल्स प्रमेय के विलोम से। और जैसे ये रेखा इसके समांतर हुई तो कोण 3 और कोण 1 आपस में बराबर हो गए। कोण 1 और कोण 3 आपस में क्या हो गए? बराबर। और रीजन हो गया संगत कोण के। तथा कोण 1 और कोण तो 2 बराबर है, पहले से लिख रखा है। 1 और 2 बराबर मैंने दिया हुआ, हम लिखा और ये सवाल में दिया गया। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि दोनों की सम्मुख एक भाग बराबर है तो दूसरा भाग 3 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 3 के बराबर हो गया। तो 2 की सम्मुख भुजा कौन? 2 की सामने वाली भुजा कौन? पूरी PQ। और 3 की सम्मुख भुजा कौन? PR। तो अगर किसी के सम्मुख कोण बराबर, उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती? बराबर। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की। और अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, PQ बराबर है PR के, तो उस त्रिभुज को क्या बोला जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। अतः PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम में आने लायक सवाल है, ध्यान रखना इस बात को। करो सब। बोलो साहब, कोई समस्या है क्या किसी प्रकार की? एग्जाम्पल नंबर 3 को हम लोगों ने कर लिया। अब फिर 6 पॉइंट जो 2 प्रश्नावली है उसके अंदर क्वेश्चंस तो 10 हैं टोटल। उसमें से पहला दूसरा वैसे मैंने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस उसमें करवा रखा है, तो वापस करने की जरूरत है नहीं, दोबारा करने से कोई मतलब है नहीं। फिर 3 से लेकर 10 तक अच्छे सवाल है, टोटल 8 सवाल। उसमें से 4 सवाल मैं आपको करवाऊंगा। कितने सवाल? 4 अच्छे से सवाल। आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। 6.2 से ज़्यादा सवाल आता है, ज़्यादा चांसेस रहता है। सारे तो नहीं करूँगा, सारे वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन होंगे 4, उसमें से 8 में से 4 तो मैं पक्का करवाऊंगा आपको। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको समझा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है जो एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोगों ने किया 6.2 के, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। किताब की भाषा और मेरी भाषा में रात दिन का फर्क है। मैंने बहुत सिंपल वे में इसको कर दिया, तो थोड़ा शॉर्टकट कर रहा है। आगे एग्जाम्पल और करूँ, आपको लगेगा कि हाँ साहब शॉर्टकट तो हुआ। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं प्रश्नावली जो 6.2 है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो हम लोग 6.2 शुरू करते हैं और 6.2 का क्वेश्चन नंबर लेंगे 4। पहला दूसरा ऑब्जेक्टिव में करवा रखा है वैसा सवाल। तीसरा सवाल एकदम इजी है। चौथे सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है? आकृति में DE समांतर है SE के और DF समांतर है AE के। ठीक है, एकदम सही बात है ना? बिल्कुल। और सिद्ध करना है, ये आपको लाना है BF/FE और BE/EC, ये आपको सिद्ध करना है। कोई समस्या नहीं, आराम से हो जाएगा। पहले तो आप लोग जो चित्र में दे रखा है उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। जब भी सवाल को शुरू करते हैं सबसे पहला काम है दिया गया। जो दिया गया उसको लिखते हैं। दिया गया में आपको लिख रखा है DE समांतर है SE के तथा DF समांतर है AE के।
और आपको ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि तो समांतर भुजाएं किसी त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज तो बनना चाहिए, थेल्स पर में त्रिभुजों के लिए लागू होता जाएगा। अगर भुजाएं समांतर है तो अनुपात बराबर होगा, और अनुपात ही बराबर लाना। ध्यान से देखो, पहले हम लोग ये ढूंढते हैं क्या, डीई, ये रहा डीई, ये वाली भुजा समांतर है एसी के, ये आपको सब त्रिभुज का बन रहा बिल्कुल बन रहा है। ए बी सी है, उसके अंदर डी ई समांतर है एस सी के, तो बी से ई तक फिर अपॉन ई सी, बी से डी तक फिर अपॉन में डी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। फिर है डी एफ, तो डी एफ में अलग दर्शाने के लिए डबल से कर देता हूं, वो समांतर है ए ई के, ये रहा ए ई, ये लो डी एफ समांतर है ए ई, ये आपको दे रहा है, सिद्ध करना। सिद्ध करने में आपको करना है बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर करना है बी ई अपॉन में हो जाएगा इसी। ओके जी, कोई समस्या नहीं। उपपत्ति में हम लोग यहां लिख देते हैं, बाकी लिखूंगा तो ऊपर में वैसे भी ध्यान देना। आप लोग लिख सकते हो कि त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है एस सी के। मैं चित्र तो मैं नहीं बताऊंगा, वैसे भी आपको समझाने के लिए हिसाब से ही बता सकता हूं कि ये एक त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, और यहां पर एक भुजा है डी ई। कौन सी भुजा है? डी ई, और ये भुजा इसके क्या है? समांतर। तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि पॉइंट यहां से निकलेगा, क्योंकि यहां से आ रहा है बी डी। अगर समांतर है तो हम लोग लिखेंगे बी डी अपॉन में डी ए, या ए डी ए की बात डी ए रही, फिर बी ई, ये ई पॉइंट है देना, क्या लिखेंगे हम लोग? बी ई अपॉन में क्या आ जाएगा? इसी। क्योंकि अगर किसी त्रिभुज में भुजाएं समांतर है तो उनके संगत भागों का अनुपात क्या होता है? बराबर। और ये कौन से साहब कहते हैं साहब? थेल्स प्रमेय से। कौन से प्रमेय से चीज होती है आपकी? थेल्स प्रमेय से। उम्मीद है इस बात में कोई समस्या आपको नहीं होगी। आपको सर आपने पॉइंट यहाँ से तो नहीं लिया, हाँ तो यहाँ से लेते तो ए डी अपॉन डी बी कर देते, यहाँ कहाँ जाते? पॉइंट तो फिर दोनों तरफ निकलना चाहिए ना भुजाओं में, इस बात को। तथा त्रिभुज, इस बार आपने ये ले लिया, इस बार ये जो डी एफ भुजा है ये वाली, इसके समांतर तो त्रिभुज हम लोग लेंगे ए बी ई। त्रिभुज ए बी ई में डी एफ समांतर है ए ई के। मैं बना देता हूं, चिंता मत करो आप लोग। ये ए, इधर बी है और इधर ई है, और यहां पर एक भुजा है डी एफ, ये इसके समांतर। मैं अलग अलग चित्र बना रहा हूं, इसके समांतर है तो वापस यहीं से पॉइंट निकलेगा बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा? डी ए बराबर बी एफ अपॉन में क्या हो जाएगा? एफ ई। और किसी त्रिभुज में भुजाएं समांतर है तो अनुपात बराबर हो जाता है। क्यों होता है साहब? अपने थेल्स भाई साहब है ना, और क्या चाहिए? थेल्स प्रमेय से। ये मैंने अलग अलग चित्र भी आपके लिए बना, मैंने आपके लिए चित्र भी अलग अलग बना दिए, कोई समस्या है नहीं तो ठीक है। तो इसको हम लोग देंगे आपके समीकरण संख्या 1। चलो मैं सही से देता हूँ, चित्र मिटा रहा हूँ, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग देंगे समीकरण संख्या 1, और ब्रैकेट में लिख देंगे थेल्स प्रमेय से।
इसको हम लोग देंगे समीकरण संख्या 2 और ब्रैकेट में रीजन लिख देंगे थेल्स परमेस। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 व समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, एक एक भाग दोनों का बराबर है, तो दूसरा भाग अपने आप बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बी ई अपॉन में ई सी बराबर बी एफ अपॉन में एफ अब वो फिर कहाँ से बता देंगे बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है बी ई अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी बराबर में कोई इधर उधर हो सकता है। मैं आपके सामने बैठ जाऊँ, आप मेरे सामने बैठ जाओ, बात तो एक ही है ना। सारी चीज़ें हम लोग 4 जो सवाल करने वाले हैं सारे के सारे प्रश्न थेल्स पर में से हो जाएंगे, डायरेक्ट थेल्स पर में से हो जाएंगे, कोई समस्या भी नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, रत्ती भर की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। बोलो सर है कोई प्रॉब्लम? एक चित्र जिसने दिया उसके अंदर आपने एक काम किया, त्रिभुज ए बी सी लिया, उसके अंदर डी ई समांतर था ए सी के, तो बी ई अपॉन ई सी बराबर किया बी डी अपॉन डी। फिर एक त्रिभुज लिया ए बी ई, उसके अंदर डी एफ समांतर था ए ई के, तो बी डी अपॉन डी ए बराबर बी एफ अपॉन एफ ई किया। दोनों थेल्स पर में से हो गए, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के अंदर भुजाएं समांतर है तो उनकी दूसरी जो अन्य 2 भुजाएं बच गई उनका अनुपात आपस में क्या होता है, एक ही अनुपात विभाजित होता है। 2 समीकरण बनाए, समीकरण 1 और 2 को देखा तो ये और ये भाग दोनों बराबर है, तो ये और ये भाग आपस में हो गए बराबर, और ये तो आपको सिद्ध करना था, हो गया काम। 2 नंबर में 3 नंबर में इस पर सवाल बनेगा, करो जी। ले लो सारे स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम बढ़िया तरीके से सिंपल में भाषा मैंने आपको सवाल को समझा दी। साइड में चित्र भी बनाए थे, आप अभी रफ में बना सकते हो जो बनाए थे पहले, स्क्रीनशॉट लेके रोज करके उसको, बाकी फिर एग्जाम में नहीं बनाना, इस बात को ध्यान रखना। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है आकृति में डी ई समांतर है ओ क्यू के, चित्र आपको दे रखा होगा एग्जाम में, मैंने आपके लिए बना दिया, और डी एफ समांतर है ओ आर के, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। अभी पहले वाला जो सवाल किया था उसमें अनुपात बराबर करना था, अब भुजाएं समांतर दे रही और भुजाओं को समांतर करना है, तो भुजाओं को समांतर दे रखा था, आप ये सोचेंगे कि अनुपात बराबर आ गया, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, भुजाएं भी समांतर हो जाएगी। सवाल को हमेशा देख कर डरा मत करो, पहले जो चीजें दी गई है ना उसको हम लोग ध्यान देना साबित है। हम लोग लिखेंगे दिया गया है जो जो चीजें दे रही उसको लिख लो। डी ई समांतर है ओ क्यू के तथा डी एफ समांतर है ओ आर के, ये आपको दे रखा है, सिद्ध करना। केवल 2 त्रिभुज ढूंढने, उसके अंदर अपने आप ही उतर आ जाएगी, चिंता करो। ई एफ समांतर है क्यू आर के। चलिए उपपत्ति में ध्यान देना थोड़ा सा। तो पहले तो दिया गया वो देखो डी ई, कहां पर है डी ई, किसके समांतर है ओ क्यू के, मतलब इसके समांतर। तो कहने का तात्पर्य होगा त्रिभुज कौन सा काम है, पी ओ क्यू। अब इस लाइन को एक बार के लिए भूल जाए, इसे मैं बताऊंगा अभी पूरी। देखो पी ओ क्यू में ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो मतलब पी ई अपॉन ई क्यू
बराबर पी डी अपॉन में डी ओ बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया। अभी मैं लाइन वापस बना देता हूँ आपके लिए, बाकी बात की बात कर ली। ये हो गया। फिर है डी एफ, कहाँ पर है साहब डी एफ? ये है ओ आर के, मतलब इसके समांतर, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना। आप लोग लिखोगे चूंकि त्रिभुज पी ओ क्यू में, देखो त्रिभुज पी ओ क्यू में डी ई समांतर है ओ क्यू के, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो मैंने बोला था पीई, कौन सी भुजा? पी अपॉन में आ जाएगी ई क्यू बराबर, फिर पी डी अपॉन में आ जाएगा डी ओ। इसको हम लोग देंगे समीकरण संख्या 1। कौन सा समीकरण देंगे? समीकरण संख्या 1। और रीजन हो जाएगा अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर है तो दो बाकी अन्य दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है थेल्स प्रमेय से। ये हो गया, बिल्कुल सर। तथा त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज देखो पी ओ आर डी एफ समांतर है ओ एफ के, डी एफ समांतर है ओ आर के। अगर ये समांतर है तो यहां से आ जाएगा पी डी, या पहले ये ले लो पी एफ ले लो, चलो पी एफ अपॉन में क्या आ जाएगा? एफ आर बराबर पी डी और बटा में आ जाएगा डी ओ। समीकरण संख्या 2। समीकरण संख्या कितना हो जाएगा? 2। और ये भी रीजन हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से। पहले समीकरण 1 और 2 की तुलना हो रही है, देख लो। तो आप लिखोगे अतः समीकरण 1 वे समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये भाग बराबर तो ये बराबर हो जाएगा। तो पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन में एफ आर। उम्मीद है यहां तक तो कुछ समस्या नहीं, लेकिन जब आप लोग इसको देखोगे तो आपको सर क्या सिद्ध कर दिया आपने? आपको भुजाएं बराबर करनी है, आपने ये क्या सिद्ध कर दिया? आपको सर पीई आपको सिद्ध करना है ई एफ क्यू आर के। तो भाई ये देखो ना, ये त्रिभुज है सपोज, ये पी, ये क्यू और ये आर, और ये भुजा जा रही है यहाँ से ई और एफ। देखो पीई, ये रहा पीई अपॉन में ई क्यू अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन के एफ आर के, या नहीं? और अगर किसी त्रिभुज में भुजाएं समांतर है, अगर ये भुजा इसके समांतर होती तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये होता है, ये होता है थेल्स प्रमेय से। लेकिन अगर किसी त्रिभुज में अनुपात बराबर ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी? समांतर, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो ये आ गया ना अनुपात, ये और ये बराबर है। तो आप लिख सकते हो अतः ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के, ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के, और रीजन हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा, या विलोम से एक ही बात है। थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है? सिद्ध कर दिया। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चंस देख लिया, ऐसी क्या आकृति आ गई, एकदम नन्हा सा सवाल है, देखो छोटा सा, कोई है समझ? त्रिभुज में जो जो बातें दे रखी थी, ये आप अलग अलग त्रिभुज बना सकते हो, पी ओ आर बना के बाकी भूल जाओ, ये इसके समांतर करो, अपने आप ये अनुपात बराबर आ रहा है। 1 और 2 थेल्स प्रमेय से है, दोनों की तुलना हो रही है, ये बराबर आ गया। फिर साइड में देखा ये इसके समांतर करना है, अगर ये इसके समांतर है तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये होना चाहिए, थेल्स प्रमेय के विलोम से है बिल्कुल पी अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। तो ई एफ समांतर हो गया क्यू आर के थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा, और ये सिद्ध करना है। देखो सर, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी। 2 सवाल अभी और करने, 2 ही किए हैं मैंने अभी। टोटल 8 में से 4 सवाल मैं करवाऊंगा, 4 आप इसके उल्टे हैं जस्ट।
है ना, इस बात को ध्यान रखना। छठा, एज इट इज ऐसा कैसा सवाल है, सेम टू सेम। आप लोग जो भी अनुपात दे रखा है उसके अंदर बराबर करते जाओ, काम करते जाओ, समीकरणों की तुलना हो जाएगी, लास्ट में उत्तर आ जाए, कोई समस्या नहीं। बोलो सर, कोई दिक्कत किसी प्रकार की? आप लोग चाहो तो छठा सेम टू सेम सवाल है इस प्रकार के, एज इट इज, दो भुजाओं अनुपात बराबर दे रखा है, ये समीकरण 1 और 2 बनेंगे, समीकरणों की तुलना करोगे उत्तर आ जाए। अब हम लोग करेंगे 7वां सवाल, और 7वां करने के बाद हम लोग करेंगे 9वां सवाल। 7वां और 9वां 2 करना है 6.2 के, और 6.2 हो जाएगी पूरी, कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं, चिंता मत करो आप लोग। बढ़िया तरीके से मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी। ठीक है, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट वगैरह फटाफट? ठीक है जी, तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। सेम ये देखो मैंने चौथा करवाया, तो अगर आपको चौथा समझ में आ गया, तीसरा आप लोग बिना देखे कर लोगे। 5वां करवा दिया तो छठा हो जाएगा, 7वां करवाऊंगा तो 8वां हो जाएगा, 9वां करवाऊंगा 10वां हो जाएगा। एज इट इज, जस्ट उल्टा सवाल होता है हमें से। अब 7वां और 8वां जस्ट उल्टे सवाल है, 9वां और 10वां जस्ट उल्टे सवाल है, तो आप लोग कर सकते हो, और इनको कर लें सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट बात है। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में एक भाषा बोली गई, कोई सवाल नहीं, पर में 6.1 का प्रयोग करना है, और ये इसके ना ब्रैकेट में एक लाइन लिख के रखी है, 7वें और 8वें की आपने 9th क्लास में सिद्ध किया। मैं तो 9th को पढ़ाता नहीं, पता नहीं है या नहीं, लेकिन मुझे पता ये सवाल है। पर में 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, त्रिभुज में किसी एक भुजा का मध्य बिंदु लेना है, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। पहली बात तो साहब इसका चित्र बनाना पड़ेगा, मेन काम है चित्र का, और चित्र बनते काम हो जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट काम हो जाएगा, चिंता मत करिए आप लोग, ध्यान देना इधर। पर मैं 6.1 का प्रयोग करते सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं, क्या समझ है? ए, बी और सी। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, कहीं पर भी ले लो आप, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, मैं सपोज दैट यहाँ पर एक मध्य बिंदु ले लेता हूँ, इस जगह पर ये डी बिंदु ले लेता हूँ, इसका मतलब ये और ये भाग आपस में क्या है, बराबर, मतलब डी ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु। आप चाहो तो यहाँ ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ ले सकते हो, मैंने यहाँ ले ली। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस बिंदु से होकर अगर आप लोग रेखा खींचोगे वो इसके समांतर होगी, तो हम लोग एक रेखा खींच देते हैं इससे होकर, इससे होकर हम लोगों ने एक रेखा खींच दी है। ठीक है, ये इस बिंदु को यहां पर ई पर काटेगी, बिल्कुल, और ये वाली भुजा इसके क्या है, समांतर। देख लो, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये इसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समांतर, ये रेखा जब आगे जाकर इसको टकराएगी ना, तो ये कह रहा है इसको दो बराबर भागों में बांटना है। इसका सिद्ध क्या करना है, ई जो बिंदु है वो एस सी का मध्य बिंदु, इसका मतलब ए ई, और इस आपस में क्या करना है, आपको बराबर करना। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, हम लोग जो सवाल में दे रखा है उसको पहले लिखते हैं और फिर काम का हो जाएगा। पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया, क्या लिखेंगे, दिया गया में आप लिखेंगे बिंदु डी, बिंदु डी रेखाखंड ए बी का और मध्य बिंदु होने का मतलब
AD और DB आपस में क्या है, बराबर है। ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। अगला हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना। सिद्ध करने में हम लोग लिखेंगे बिंदु E रेखाखंड AC का मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु होने का मतलब AE बराबर आना चाहिए इसी के। कोई समस्या नहीं किसी प्रकार का, एकदम सिंपल सा सवाल है। तो उपपत्ति में ध्यान देना आप लोग। ये भी दे रखा, साथ के साथ एक दिया हुआ है और लिख लेना, तथा DE समांतर है BC के। ये समांतर दे रखा। उपपत्ति में आप लोग लिए क्या लिखोगे, आप लिखोगे चूंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, और अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समांतर है तो ये अनुपात बराबर होगा। यहां आप लिखोगे AD बटा में क्या लिखोगे, DB, बराबर में क्या हो जाएगा, AE, और बटा में क्या हो जाएगा, EC। ठीक है जी, ये बराबर हो गए। क्योंकि और ये बराबर क्यों होते हैं, अपने भाई साहब है एक थेल्स प्रमेय उनके द्वारा, तो लिखोगे थेल्स प्रमेय से। किससे बराबर हो गए आपके, ये थेल्स प्रमेय से। ठीक है। अब सर ये क्यों किया, आपको तो ये बराबर लाना। अब एक बात बताओ, मैं AD की जगह AD रख दूं, DB और AD बराबर है तो DB की जगह मैं क्या लिख दूं, AD लिख दूं, और बराबर में तो कोई चेंज नहीं, AE/AC। कारण हो जाएगा चूंकि AD बराबर है DB के। ये सवाल में दे रखा है। AD/AD कितना हो जाएगा, 1, बराबर AE/ में क्या हो जाएगा, EC। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, हम लोग लिख देंगे AE किसके बराबर हो जाएगा, EC के। AE किसके बराबर हो जाएगा, EC के। अतः बिंदु E रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। ये सीधा आपको करना। ये लो सर, बोलो कोई समस्या हो तो। इसका सवाल जस्ट इसका उल्टा है, उसमें समाप्त करना तो हो जाएगा, सीधा सीधी हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 बनेंगे, 2 मध्य बिंदु रहेंगे, एक में 2 का भाग लगा देना, काम हो जाएगा। बाकी ये सवाल आने लायक है, इसमें आ सकता है इस बार। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी सर, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, गारंटी है मेरी। कुछ भी नहीं किया, ये आपको बराबर लाना था, इधर 1 होना चाहिए, AD और AD, क्योंकि DB की जगह मैं AD लिख सकता हूँ। AD को DB लिखो, DB को AD लिखो, बात है कि कट गया, सीधा काम हो गया। और ये बराबर होने का मतलब ये बिंदु E इसके एग्जैक्ट बीच में बैठा है, मध्य बिंदु है। हाँ जी सर, बोलो। ले लो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। एक सवाल और बचा, नंबर सवाल करते हैं और फिर इसकी प्रश्नावली 6.2 तो पूरी हो जाएगी, फिर 6.3 है। ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह? तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा और एकदम बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया। अब हम लोग 6.2 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 6.2 का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ज़्यादातर चांसेस होते हैं ऐसे सवाल आने के। हम लोग पढ़ते हैं सवाल। ABCD एक समलम है, समलम का मतलब समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी कोई दो भुजाएं समांतर हो, कोई भी दो भुजाएं जो प्रतिच्छेद ना करें। समलम होता नहीं ऐसा कुछ चबूतरे टाइप में ऐसा कुछ,
जिसमें ए बी समांतर है डीसी के, चलो दे ही दिए इसने, तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन क्या है डी ओ। कोई दिक्कत नहीं, सब मेन है चित्र बनाना, और जो जो सवाल हम लोगों को दे रखा है उसके हिसाब से हम लोग काम कर लें काम, और हमें समांतर दिए वैसे भी कोई दिक्कत है नहीं। चलिए सब ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इसका मतलब समलंब बनाना पड़ेगा पहले। चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चित्र ही है इसके अंदर। चित्र बनते ही तो ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। ये बन गया सब, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। और ये इसके क्या है समांतर, इसके विकर्ण एक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण मतलब आमने सामने के दो बिंदुओं को मिलाना। ये यहां मिला दिया और यहां पर और मिला देते हैं। और इस ओ बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है साहब, यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए वैसे भी। और अब गंगाराम जी को रख देते हैं, कोई समस्या नहीं। चलिए साहब ध्यान देना इधर, दिया गया क्या है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। और समलंब का मतलब हो जाएगा ए बी समांतर है सी डी के या डी सी के, एक ही बात होती है, आप कैसे समझे से डी सी के। ठीक है, ये हो गया। अगली बात हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना। सिद्ध करने में आपको बोला गया है ए ओ बटा में हो जाएगा बी ओ बराबर में हो जाएगा सी ओ बटा में हो जाएगा डी। मुझे इसके अंदर रचना करनी पड़ेगी, मैं अभी कारण बताता हूँ रचना का। क्योंकि अगर अनुपात बराबर लाना है तो त्रिभुज के अंदर कोई दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए, और समांतर होगी तभी आप थेल्स प्रमेय का यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो चतुर्भुज के अंदर है साहब, तो हम लोग एक काम करते हैं कि रचना हमने ऐसी कर ली कि हम लोग एक ओ ई रेखा खींचेंगे, मतलब इस पॉइंट से होते हुए ऐसे ओ ई रेखा हम लोग खींचेंगे आपके ए बी के और सी डी के समांतर। ये रेखा इसके भी समांतर है, ये रेखा इसके भी समांतर है। इस बात को ध्यान रखना, हम लोगों ने रचना कर ली, क्योंकि रचना करना बहुत जरूरी हो गया। कारण बताता हूँ, जो आपको भुजाएं समांतर दे रखी है ना, वो चतुर्भुज में, थेल्स पर में त्रिभुज में लगता है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब काम हो गया सर। आपको सर कैसे, उपपत्ति में ध्यान से देखना, उपपत्ति में अब तो काम हो गया वैसे, सीधा सिंपल सा काम। दो बार त्रिभुजों में आपके थेल्स पर में लगाओ और समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना हो जाएगी सीधी सीधी, काम इजी है। हम लोग लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए सी डी में, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, एक बार इस लाइन को भूल कर देखो। एक त्रिभुज लिया मैंने, देखो ए सी डी में ये वाली भुजा इसके समांतर है, ओ ई समांतर है डी सी के, लिखा हुआ है। और अगर ये समांतर है तो थेल्स पर में से ए ई
थेल्स पर में से क्या आएगा ए ई, अपॉन में क्या आएगा ई डी बराबर ए ओ, बटा में क्या आ जाएगा ओ सी, या सी ओ, एक ही बात है सी ओ लिख दो, चलो ओ सी लिखो या सी ओ। और इसको हम लोग देंगे समीकरण संख्या 1। कौन सा समीकरण देंगे, समीकरण संख्या 1, और रीजन लिखेंगे थेल्स परमेस। रीजन क्या लिखेंगे, थेल्स परमेस। उम्मीद है कोई बात में इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये लो सर, तथा एक त्रिभुज में लेता हूं आपके सामने ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में ओ ई समांतर है ए बी के। कौन सा त्रिभुज लिया, एक बार इस रेखा को भूल के देखो, मैंने ये त्रिभुज लिया, देखो ए बी डी, ए बी डी, ये वाली रेखा इसके समांतर है, और अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ए ई, बिल्कुल ए ई, बटा में आ जाएगा ए डी, बराबर में हो जाएगा बी ओ, और बटा में हो जाएगा ओ डी लिख के या डी ओ लिख दो, एक ही बात है डी ओ। समीकरण संख्या 2, ठीक है, इसको वापस मिला देता हूं। और ये भी कौन से किससे हो जाएगा, थेल्स परमेस। किससे हो जाएगा आपके, थेल्स परमेस। समीकरण 1 और 2 की तुलना हो रही, देख लो, एक एक भाग दोनों का बराबर। आप लिखोगे अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा ए ओ, बटा में क्या हो जाएगा सी ओ, बराबर में हो जाएगा बी ओ, बटा में हो जाएगा डी ओ। क्योंकि दोनों समीकरणों का एक भाग बराबर तो दूसरा भाग बराबर हो जाए। लेकिन अगर आप लोग देखोगे सर, आपको सर ए ओ के बटा में बी होना, तो क्या समस्या, भाई साहब इनको इधर ले आओ और इसको ऊपर ले जाओ, क्या समस्या। देखो ए ओ हो गया, ये बी ओ अपॉन में आ गया, ये सी ओ ऊपर चला गया, और बटा में क्या रह गया डी ओ। ये लो सी ओ अपॉन में क्या हो जाएगा आपके डी ओ। उम्मीद है मैंने जो सवाल आपको इसके अंदर 4 सवाल और एक उदाहरण समझाया था, जो ढंग के क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको सारे करवा दिए। ऐसे तो कोई पार होता नहीं सवाल करवाने का, चाहे कितना ही करवा दो, ना तो आपके भूख मिटेगी ना मेरे कोई भूख मिटेगी करवाने की सवाल, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कितना ही करवा दो, 10 के 10 करवाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आप बोल दो सर वीडियो बड़ा बन गया, कैसे करें कैसे नहीं। तो जितनी चीज़ें हो सकती है, जितनी एग्जाम में पूछी जा सकती है, उतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बोर्ड के ऊपर बता दी है, और एकदम लाजवाब तरीके से बता दी। ध्यान रखना, ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ आपको समझा ही नहीं है। शानदार तरीके से चित्र भी मैंने एकदम डिजिटल बोर्ड की तरह बनाए सारे के सारे। बहुत मेहनत लगी है ना, बहुत मेहनत ज़्यादा लगी, आप लोग सोच नहीं सकते इतनी मेहनत आपके सामने लगी। ठीक है, आप पहले टाइम नोट कर लो, कितने बज रहे, रात के 1:33। कितने बज रहे, 1:33। और अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, आपको पता है ना, अभी ये चैप्टर खत्म थोड़ी, अभी तो 6.2 पूरी हुई है। आप सोचो 6.3 पूरी होगी तब तक रात के 3 से 3:30 बजेंगे, और जब रात के 3:30 तक बजेंगे फिर हम लोग इसकी एडिटिंग भी करेंगे। एडिटिंग करने के बाद वीडियो सेव भी होगा, फिर इसको अपलोड भी करना है। आप सोच लो हमारी गुड नाइट कब होती होगी। आप लोग इसको कल वीडियो देखोगे, लेकिन हमें पूरी रात लगती है इसको वीडियो बनाने के लिए। 8 बजे के लगे हुए हम लोग, 8 बजे की। इसका काम भी हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से किया। पहले सेलेक्टेड भी करने का होता है कि क्वेश्चंस कौन से करवाएं कौन से नहीं करवाएं। सोचो आप लोग, थोड़ा सा मेहनत करिए साहब। हम लोग मेहनत कर रहे हैं ना, उससे अगर आप लोग आधी मेहनत भी करेंगे ना, तो भी आप मैथ में 100 आउट ऑफ 100 ले आओगे। आधी मेहनत भी, मैं नहीं कहता 3-4 बजे तक आप जगो, आप तो 12 बजे तक जग जाओ तो भी सफिशिएंट है। अभी 6.2 हुई आपके सामने, 6.2, अभी 6.3 के एग्जाम्पल भी करवाने, इंपॉर्टेंट सवाल भी करवाने। आप खुद सोच लो हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। अभी होगा ना काम, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा ना साहब। करो साहब, इसका स्क्रीनशॉट लो। और मैं मेहनत करने में कोई हिचकिचाऊंगा नहीं, और वैसे भी कर रहा हूँ।
रेगुलर कर रहा हूँ, बीच में फ़ोन टूटने की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, बाकी काम हम लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। हाँ जी सर, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 जो 6.2 के हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस किए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे, बढ़िया तरीके से रिवीजन भी हुआ होगा आपका। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं आपके जो एक्सरसाइज है 6.3, उसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। उसमें ज़्यादा सवाल बड़े नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही, ज़्यादा कोई बड़ा सवाल नहीं उसके अंदर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ज़्यादा अंतर समरूपता के नियम है, सर्वांग समता के नहीं। यहाँ तो थेल्स पर में था सर्वांग समता 9th में पढ़ते हो, 10th में समरूपता पढ़नी, कोई 2 कोण हम लोग बराबर करेंगे तो काम हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 6.3 की। अब देखो हम लोग आपके शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 की, और 6.3 में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। 2-3 एग्जाम्पल ढंग के उनको करते हैं, फिर क्वेश्चन है 4 से 5, 6 से 7 क्वेश्चन का चैप्टर बचा हुआ है, और बढ़िया तरीके से गारंटी लेता हूँ इसमें से क्वेश्चन फाइनल छपेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकृति में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के, मतलब पी क्यू समांतर है आर एस के। हमेशा ध्यान रखना, मैंने 6.2 में पीछे बोला नहीं था, जब भी कोई आकृति वाला सवाल आता है जिसमें सवाल में आकृति आपको दे रखी, वो आकृति हमेशा आंसर में बना के आनी और फिर सारी चीज़ें दिया गया लिखना। सिद्ध करना है पी ओ क्यू, कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इसके क्या है, समरूप है। अब इस समरूप का चिन्ह मैं आपको बताता हूँ होता क्या। हम लोग समरूप के अंदर 2 चीजें हम लोग पढ़ने वाले, 2 चीजें कौन सी, हम लोग कोशिश ये करेंगे अगर किसी त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है तो उनके कोई 2 कोण बराबर कर दो, संगत कोई 2 कोण, 3 की जरूरत नहीं, कोई 2 कोण भी कर दिए तो एक बात बता, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 2 कोण बराबर कर दिए, तीसरा अपने आप ही बराबर है, क्योंकि 2 कोण अगर ये हो गए, तीसरा अपने आप 180 में से घटाने पर आ जाएगा, तो जितना इसका आएगा उतने उस दूसरे वाले त्रिभुज का आएगा। तो हम ये सोचेंगे डबल है कोण, डबल है समरूपता नियम हम लोग लगाएंगे। अगर हम लोगों ने ऐसा कर दिया तो फिर हमारे पास हो जाएगा। अगर कभी कोण बराबर नहीं हुआ तो हम लोग 2 भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे, एक कोण बराबर कर देंगे, वहां हम नियम लगाएंगे एस ए एस। रेयर चांस है वो 99.99% डबल है समरूपता नियम ही काम आता है, कभी कभी वो भी आ जा सकता है। एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देना सर। पहले इस सवाल के अंदर जो दे रखा है उसको हम लोग लिखें, आप लोग लिखोगे दिया गया है, क्या दिया गया सर, दिया गया है कि ये जो पी क्यू समांतर है किसके, आर एस के, मतलब ये वाली जो भुजा है वो इसके समांतर है, ठीक है, इसके समांतर होगी। फिर आपको करना है सिद्ध, सिद्ध करने में आपको बोला गया है त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। किसी त्रिभुज को किसी दूसरे त्रिभुज के समरूप करने का एक ही काम होता है, 2 कोण बराबर कर दो। 1-2 सवालों में आपको थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि सर क्या चल रहा, बाकी मैं गारंटी लेता हूँ बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। सबसे 6.2 से भी सिंपल है 6.3, ध्यान देना। आप लोग लिखोगे चूंकि त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में मैं काम करता हूं, यहां कोण 1 दे देता हूं, इधर 2 दे देता हूं, यहां 3 नाम दे देता हूं और यहां नाम दे देता हूं 4। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों में कि कोण 1 बराबर है कोण 4 के, ये वाला कोण इसके बराबर है, और मैं ये कह सकता हूं कि क्या कोण 2 और कोण 3 भी बराबर है। और क्या मुझे आप लोग इन दोनों का कारण बताने का कष्ट करेंगे, तो मैं कारण बताने का कष्ट आपके सामने करूंगा। एकांतर कोण आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जहां पर जेड आकृति बनती है उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ध्यान से देखो, ये एक जेड बन रहा है, इस जेड के अंदर 1 और 4 आए और इस जेड के अंदर 2 और 3 आ गए। और अगर एकांतर कोण है, एक आपको सर ये भी तो कोण बराबर हो रहा था, ये इसके बराबर, सपोज ये 5 है ये 6, हाँ 5 और 6 भी बराबर है, शीर्ष अभिमुख कोण। अगर कोई 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसके सम्मुख कोण, आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। और अगर कोई 2 रेखाएं समांतर है, मैं पहले कह दूं एकांतर कोण हमेशा समांतर रेखाओं में लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता है। ऐसा नहीं, झूठा है, जेड देखा, इसमें हमेशा एकांतर कोण में कौन सी आकृति बनती है, जेड आकृति।
कौन सी आकृति बनती है आपके, जेड आकृति बनती है। इस बात को ध्यान रखना साहब, जेड आकृति का मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा। और आप लोग देख लो चाहिए, ये जेड आकृति बन गई। एकांतर कोण में कौन सी आकृति बनती है, जेड आकृति बनती है। याद रखने के लिए साइड में लिख सकते हो। और अगर अब दो कोण बराबर हो गए, तीसरे करने की जरूरत नहीं, हमेशा हमें दो कोण ही बराबर करने। आप लोग लिखोगे अतः डबल ए समरूपता नियम से, डबल ए समरूपता नियम से। अतः डबल ए समरूपता नियम से हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। इतनी सीधा। अच्छा क्वेश्चन से कोई ये मत सोचना सर इतना छोटा क्वेश्चन कोई 2-3 नंबर में आ सकता है। राजस्थान बोर्ड में कितनी बार ही आया, आप जाके देख लेना इसको। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड का। डंग का चित्र आपको दे दिया, सारी बातें हैं। हमें दो कोण कोई बराबर करने, समरूप की जब भी बात करेगा दो कोण बराबर। और अगर ये समरूप है तो मैं 100% श्योर हूं कि पी ओ के बटा में एस ओ लिखूंगा, ओ क्यू के बटा में ओ आर लिखूंगा और पी क्यू के बटा में एस आर लिखूंगा। क्योंकि समरूपता ये कहती है कि उनके संगत कोण बराबर होंगे, मतलब पी एस के बराबर होगा, ओ के बराबर होगा क्योंकि कॉमन एंगल हो गया, क्यू आर के बराबर होगा। संगत कोण बराबर होगा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो पी ओ की संगत भुजा एस ओ है, ओ क्यू की संगत भुजा ओ आर है और पी क्यू की संगत भुजा एस आर है। इनका अनुपात आपस में क्या होगा, बटा में लिखा जाएगा और वो भी हमेशा क्या होगा, बराबर। वो हम लोग सवाल जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 6.3 बहुत ज़्यादा सिंपल है सर, बहुत ज़्यादा सिंपल। आप सोच नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आपके अगर भुजाएं समांतर है तो तभी एकांतर कोण लगेगा, वरना नहीं लगेगा। भुजाएं समांतर नहीं है तो एकांतर कोण किसी भी हालत में नहीं लगेगा। तो भुजाएं समांतर थी, सीधे करना था, दोनों त्रिभुज लिए, सीधे सीधे कोण बराबर हो गए। आप चाहो तो ये कोण इसके बराबर और कर सकते थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ 3 कोण करने की जरूरत ही नहीं। 2 कोण बराबर कर दिए, मोर देन सफिशिएंट चीज है। हर बार हम लोग 2 कोण ही करेंगे, ध्यान रखना। 2 कोण बराबर कर दिए, एकांतर कोण हो गया, जेड आकृति लिख दी मैंने। एग्जाम में यह नहीं लिखना, ध्यान रखना। अतः डबल ए समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। ले लो सब स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे एग्जाम्पल में चलते हैं। करो 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 फटाफट करो इसको। टोटल 5 एग्जाम्पल है इसके अंदर, हम लोग 3 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 भी करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे इसके बाद, चौथे के बाद 6 नंबर करेंगे हम लोग। 6 वाला हम लोग करेंगे अगले। 6 वाले में एक समरूपता का अलग नियम पता लगेगा आपको कि अगर कोई कोण बराबर नहीं हो रहे, कभी कभी ये कोण बराबर हो रहा है तो भुजाओं से भी काम चलाना पड़ सकता है। तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 4 में कोई दिक्कत आपको रही नहीं होगी, तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 6। एक अच्छा एग्जाम्पल है, कुछ सीखने को मिलेगा। चित्र आपको दे रखा है और बोला है कि ओ ए गुणा ओ बी बराबर ओ सी गुणा ओ डी, इतना ही दे रखा है। और दर्शाना है कि ये कोण, मतलब ये कोण ए बराबर करना है कोण सी के, कोण बी बराबर करना है कोण डी। हम लोग ये सोचेंगे कि एक त्रिभुज है आपके पास, देखो ए ओ डी, कौन सा त्रिभुज, ए ओ डी। और एक त्रिभुज है सी ओ बी, ए ओ डी सी ओ बी। हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे। तो अगर समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं बाय सीपीएसटी रूल से। ये चीज हम लोग अगर करने में कामयाब हो गए तो कोई समस्या हमें आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। पहली बात तो हम लोग लिखेंगे दिया गया, दिया गया क्या है वो मैं लिख देता हूं, ओ ए डॉट ओ बी बराबर ओ सी डॉट ओ डी। ये है सिद्ध करना।
सिद्ध करने बोला गया है कि कोण ए बराबर करना है कोण सी के तथा कोण बी करना है कोण डी के बराबर। कोई समस्या नहीं, एकदम इजी वे में हो जाएगा, आप लोग सोच नहीं सकते, उससे सिंपल सवाल है, उससे ज्यादा सिंपल सवाल है। थोड़ा उपपत्ति में ध्यान देना। एक बात बताओ, इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है? बिल्कुल। आप लिख सकते हो कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और रीजन हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। कोण 1 बराबर है कोण 2 के शीर्षाभिमुख कोण। आपको सर अभी आपने बोला था समरूप करने के लिए हम लोग क्या चाहेंगे, 2 कोण बराबर कर दें। अब एक मान लो, एक बार के लिए हम लोग कोई कोण सोच रहे हैं, इस और इस त्रिभुज को आपको समरूप सिद्ध करना है, इस और इस त्रिभुज को आपको समरूप सिद्ध करना है, तो ये कोण इसके बराबर कर दिया, बचा कौन सा, ए और डी बचा, सी और बी बराबर। ये तो आप बराबर कर ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? तो ये तो सिद्ध करना है, ए सी के बराबर करना है, डी बी के बराबर करना है। हो गया ना मामला। अब कोण है ही नहीं तो कोई ना कोई तो आएगा भुजाएं बचाने के लिए, तो वहां पर एक नियम काम आता है, जब कोण बराबर नहीं होता है तब आपको 2 भुजाओं का अनुपात बराबर अगर आपने कर दिया तो वहां नियम लग जाएगा, 2 भुजाओं का अनुपात बराबर एस एस हो गया, तो एस ए एस नियम आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज तो होगी। आप लिखोगे तथा ओ ए गुणा ओ बी बराबर ओ सी गुणा ओ डी। ये बराबर क्यों है सर? ये तो सवाल में दिया गया है। ये तो सवाल में दिया गया। इस सवाल को देने का मतलब ये हो गया कि मैं काम कर सकता हूं, ओ ए, देखो इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये संगत भुजा, इसके बटा में मैं ओ सी लिख दूं तो ओ सी को बटा में ले आओ बराबर उस त्रिभुज की ओडी भुजा, तो ये ओ बी यहां ले आओ। क्या क्या ये यहां लाया और ये यहां लाया, ये आपने बराबर कर दिया। तो एक बात बताओ, इस त्रिभुज की ओ ए भुजा इस त्रिभुज की ओ सी भुजा के बटा में है, इस त्रिभुज की ओ डी भुजा इस त्रिभुज की ओ बी भुजा के बराबर है। यहाँ ओ बी है ना, ओ डी नहीं ओ बी, इसके बराबर है, और 2 भुजाओं का अनुपात बराबर, एक कोण बराबर। आप लोग क्या लिखोगे? आप लिखोगे अतः, अतः एस ए एस समरूपता नियम से, एस ए एस समरूपता नियम से हम लोग ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी ओ बी के। किसके हो जाएगा? सी ओ बी के समरूप हो गया। और समरूप होते इसके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। संगत कोण का मतलब आप लिखोगे अतः कोण ए बराबर हो जाएगा कोण सी के तथा कोण डी बराबर हो जाएगा कोण बी के। और साहब यही सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध आपको करना है। और ये होता क्यों है? बाई CPST से होता है। समरूपता के लिए CPST आता है हमेशा। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था। हम लोग फंस गए कि हमें ये मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपको समरूप सिद्ध करना है तो कोई 2 कोण बराबर करने, लेकिन 2 कोण बराबर तो ये कोण एक ही हो सकता है क्योंकि बाकी कोण तो सिद्ध करने। अब त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, उसमें से 2 कोण आपको सिद्ध करने हैं और एक कोण ही बराबर किया तो दूसरा कोण तो आना इम्पॉसिबल हो गया, ला ही नहीं सकते उसको। हाँ 99% सवाल हो जाते हैं डबल है समरूपता नियम से, आगे ज़्यादातर यही है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब ऐसा मैंने जानबूझकर इस सवाल को लिया, जब ऐसी कंडीशंस आ जाती हम लोग फंस जाएंगे ना, तो हम लोग सोचेंगे हमने अनुपात बराबर कर दिए। तो आप सोचो, देखो ओ ए, ये रहा देखो ओ ए, तो इसके बट्टा में ओ सी होना चाहिए, ओ सी है। फिर ओ डी बट्टा में ओ बी होना चाहिए, रहा देखो, है कि नहीं? तो अगर कोई 2 भुजाओं का अनुपात बराबर आप लोगों ने कर दिया तो समरूप हो सकता है, क्योंकि समरूप में संगत भाग बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है।
समानुपाती होता है, बात पढ़ाई हुई है ना आपको। तो अगर ये हो गया ये कोण बराबर है, अतः दो भुजाओं का अनुपात बराबर है कोण बराबर, अतः एस एस समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो संगत भाग का मतलब होता है पहले वाले के बराबर दूसरे वाले के बराबर तीसरे वाले के बराबर, तो ए सी के बराबर डी बी के बराबर। ये सिद्ध करना था भाई सीपीएसटी से होता है। सर्वांग समता में वहां लगता है सीपीसीटी, क्या लगता है सीपीसीटी, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं या समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। आप लोग लिख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 6 को। अगली स्लाइड में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। क्या गजब का एग्जाम्पल है सर, लाजवाब एग्जाम्पल, आप सोच नहीं सकते इतना बढ़िया। करो फटाफट इसको। तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 6 बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जानबूझकर ये करवाया कि अगर जब कोण बराबर नहीं है तो चीज़ तो सिद्ध होगी ना, तो भुजाओं का सारा लेना, ये ज़्यादातर नियम 1% में ये नियम लग सकता है एस एस। उस कंडीशन में एक कोण बराबर कर दिया तो जो त्रिभुज आपको दिखाई दे उनके दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दो, केवल 2 का, 3 का करने की जरूरत नहीं, 2 का कर दो आपका काम हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 का सोल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं आपके जो 6.3 है उसका उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 बहुत गजब का एग्जाम्पल है। फिर हम लोग सवाल करेंगे, 4 से 5 सवाल करेंगे और चैप्टर हो रहा है पूरा। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे का मतलब दूर 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर, यहाँ आपके बुक में सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, ध्यान रखना, की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पहली बात तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा जैसे जैसे बोला गया उस हिसाब से, फिर हम लोग आगे का काम तो इजी वे में हम लोग कर लें, कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। ठीक है, ऐसा सवाल अब आप जब पढ़ते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाला सवाल आ गया चैप्टर नंबर 9 का, उसका नहीं है। ठीक है, पहली बात तो एक, यदि बल्ब भूमि से, एक है ना खंबे के ऊपर बल्ब लगा, सपोज हम लोग एक खंबा बना देते हैं यहाँ पर, ध्यान देना साहब इधर, हम लोग यहाँ पर बना देते हैं एक खंबा, ये हम लोगों ने एक बना दिया खंबा, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। सपोज दैट यहाँ पर एक बल्ब लगा, आप समझ सकते हो यहाँ बल्ब लगा, मैं वैसे बना देता हूँ आपके लिए, ये एक बल्ब है, लाइट बढ़ रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है और यहां पर ये जो बल्ब जो लिखा हुआ है ना 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से, ये खंबे का आधार ही है, इस खंबे के आधार से 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो इधर जाएगी इधर जाएगी। हम मान लेते हैं ये लड़की इधर की ओर जा रही, हम मान लेते हैं ये लड़की इधर की ओर जा रही, और हमने मान लिया ये लड़की यहां आकर रुक गई, ये लड़की है ध्यान रखना, यहां आकर रुक गई, और यहां आकर लड़की सपोज दैट खड़ी हो गई, यहां आकर लड़की खड़ी हो गई, यहां आकर लड़की खड़ी हो गई। और ये देखो अब है ना, और चाल कैसे चल रही है, वो चलने की जो चाल है ना वो आपको दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से, और लड़की की लंबाई कितनी है 90 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे क्योंकि ये भी मीटर में है ये भी मीटर में, तो सारी चीजें मीटर में लानी पड़ेगी, मीटर में बदलेंगे। तो इस लड़की की छाया पड़ेगी इधर, बिल्कुल पड़ेगी। तो छाया सपोज दैट यहां पड़ रही इसकी, ऐसे ऐसे लड़की की छाया पड़ रही, और यहां पर हम लोग इस पॉइंट को मिलाने वाले, ये लड़की है डी से सी, और इस बिंदु को हम लोग नाम देंगे ई। ठीक है जी, और ये आपका जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, आपका ए पॉइंट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या आपको आएगी, जो जो बोल रखा था उसके हिसाब से हम लोग अब आगे काम करने वाले हैं। और अब तो हो गया वैसे ऑलमोस्ट, सवाल पूरा ही है अगर ढंग से हम लोग समझें। पहली बात तो हम लोग लिखेंगे, आप लिखोगे चूंकि, क्या लिखोगे, चूंकि लड़की की लंबाई, क्या लिखेंगे, लड़की की जो लंबाई है
वो सी डी है सब, कौन है, सी से लेकर डी तक, ठीक है। और वो दे रखी है आपको कितने सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको 100 का भाग लगाना पड़ेगा, मीटर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 0.9 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0.9 मीटर लड़की की लंबाई आ गई। और खंबे की जो आपके ऊंचाई दे रखी है, एक तो खंबे की ऊंचाई तो होगी, ये मान के चलो आप लोग, खंबे की जो ऊंचाई है आपके पास, जो खंबे की ऊंचाई है उसको हम लोग एफ बी नाम देंगे, और वो कितनी हो जाएगी आपके पास, वो हो जाएगी 3.6 मीटर। कितनी हो जाएगी, ये आपके पास लंबाई कितनी है टोटल, 3.6, और ये जो लड़की की लंबाई है वो हो जाएगी 0.9 मीटर। या 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो इधर भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री। आपको पूछा गया लड़की की छाया की लंबाई, आपको ये ज्ञात करना है, ध्यान रखना, ये चीज आपको ज्ञात करनी, ये वाली ये ज्ञात करना, क्यों लड़की यहाँ खड़ी, लड़की की छाया इधर ही आएगी, क्यों सूरज इधर होगा तो ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ नीचे वाली चीज़ों को एक बार मिटाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि मुझे नीचे जगह की ज़रूरत रहेगी, उस हिसाब से ही मैं काम करने वाला हूँ। बाकी का काम मैं यहाँ कर दूँ, बाकी वहाँ लिख देता हूँ ऊपर, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि आप लिखोगे चूंकि, मैंने जगह रखी है, मैं जगह काम में लूँगा, आप लोग लिखोगे चूंकि खंबे की ऊंचाई, जिसको हम लोग ए बी नाम देंगे, वो कितना हो जाएगा, 3.6 मीटर। लड़की की लंबाई, लड़की की लंबाई यही तो है, डीसी या सी डी, वो आपको दे रखी है 90 सेंटीमीटर दे रखी है भाई। हम लोग मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 90 बटा, मीटर बदलने के लिए 100 का भाग होता है, और मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा होता है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 0.9 मीटर, ठीक है, ये बन गया। और एक बात बता सकते हो कि एक्चुअल में ये तो दूरी है ना, ये तो ये वाली दूरी है, तो टोटल ये भी तो दूरी आएगी, फिर ये भी दूरी आएगी। मुझे एक बात बताओ, उसको लिखने से पहले हम लोग यहां लिख सकते हैं माना लड़की की छाया की लंबाई, क्या लिखेंगे, छाया की लंबाई, और वो है सीई है, ध्यान रखना, कौन सी लंबाई हो जाएगी, सीई, और वो कितनी मान ली हम लोगों ने, एक्स मीटर मानी, ध्यान रखना, कितनी मानी है, एक्स मीटर मानी, इस बात को ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं मीटर, ऐसे हम लोग मीटर मान लें। लेकिन आपको क्या दे रखा, चाल दे रखी, आपको चाल दे रखी, ध्यान रखना, चाल आपको दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकंड। लड़की 1.2 मीटर चाल से यहां चल रही, और समय आपको दे रखा है, समय आपको कितना दे रखा है, 4 सेकंड दे रखा है। लेकिन समय चाल नहीं होती ना, आपको तो दूरी निकालनी है, तो आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है जी, चाल गुणा समय होता है। तो दूरी आपने कितनी चली, 20 ही चली सर, कितनी चली, 20 ही, और चाल कितनी थी, 1.2 गुणा समय कितना लगा, 4। तो हम लोग यहाँ से 20 ही बराबर कह सकते हैं, गुणा करोगे तो 4.8 मीटर। तो ये आपके पास कितना आ गया, 4.8 मीटर। तो टोटल कितना आ जाएगा, x प्लस 4.8। मेन मुद्दा ये है कि मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं साहब कि ये तो लड़की की छाया पड़ रही है और 4 सेकंड के बाद पड़ रही है, तो ये आपको चाल निकालनी, आपको दूरी चाहिए। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल 1.2 है और समय है 4 सेकंड। तो एक्चुअल में जो दूरी आई है बी से लेकर सी तक 4 सेकंड चलने के बाद में,
वो आई है 4.8 मीटर और ये टोटल हो जाएगी x। अब कोई समस्या नहीं है। अगर सपोज दैट मैं दो बड़े वाले त्रिभुज को लेता हूँ, पहले देखो ए बी ई और डी सी ई, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देता हूँ। क्या सिद्ध कर देता हूँ? समरूप। तो मैं यह नाम दे सकता हूँ 1, यह नाम दे सकता हूँ 2। अगर समरूप सिद्ध कर देता हूँ तो दोनों त्रिभुज समरूप होने के बाद इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग लिखोगे कि आप लोग लिखोगे चूंकि त्रिभुज ए बी ई, बड़े वाला त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज डी सी ई, ये हम लोगों ने दो त्रिभुज ले। पहली बात तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है, क्योंकि दोनों का मान 90 डिग्री और द्वारदर होती है 90 डिग्री। एक कोण और बराबर करना था, हम लोग लिख सकते हैं कोण ई बराबर है कोण ई के। ये एक ऐसा कोण है जो दोनों में है। देखो ए बी ई में भी ई आया और डी सी ई में भी कौन सा आया? ई आया। इसका मतलब ये कौन सा कोण हो जाएगा? आपके उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा? आपके उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः ए समरूपता नियम से, हम लोग क्या लिखेंगे? ए समरूपता नियम से क्या लिखने वाले हैं? ए समरूपता नियम से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज आपका ए बी ई है वो आपका समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी सी ई के। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे और समरूप त्रिभुजों के संगत भागों का अनुपात बराबर होता है। तो ए बी के बटा में क्या लिखेंगे हम लोग? डी सी। फिर बराबर में बी ई के बटा में हम लोग क्या लिखेंगे? सी ई। बाकी ये ए ई, देखो ए ई ये है और फिर यहाँ डी ई है, ये लेने की जरूरत नहीं, हम लोग 2 से काम चला लेंगे और 2 ही हमें चाहिए एक्चुअल में, 3 लेने की जरूरत नहीं। और ये होता है बाई सी पी एस टी से। किससे होता है? सी पी एस टी से। अब बात रही ए बी की, तो देखो ए से लेकर बी तक टोटल कितना है? 3.6। कितना है? 3.6 बटा में डी ई। डी ई कहाँ साहब? सॉरी डी, अरे ये डी सी है ना यार, तब भी सोचूं गड़बड़ कहाँ से हो रही। ये डी सी है ना, डी सी बिल्कुल। ए बी के बटा में डी सी आएगा। तो डी सी कितना है? 0.9। कितना है? 0.9 बराबर बी ई। तो बी ई देखो यहां से लेकर यहां तक टोटल है, तो टोटल कितना हो जाएगा? x प्लस 4.8, x प्लस 4.8 बटा में सी ई। ये सी ई कितना है? x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x। तो देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, तो ये बनेगा 36/9 बराबर में बन जाएगा x प्लस 4.8 बटा x। तो 36/9 का मतलब कितना होता है? 4 होता है, बराबर x प्लस 4.8 बटा में x। ये वज्र गुणा करवाओगे तो ये 4x बन जाएगा, बराबर x प्लस 4.8। x को इधर ले आओ, 4x माइनस x बराबर 4.8, तो ये बचेगा 3x बराबर 4.8, x बराबर 4.8 बटा में 3, तो x बराबर 1.6 मीटर। ये लो सब इसका फाइनल उत्तर। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आनी चाहिए किसी भी प्रकार की। बोलो सर। मेन मुद्दा ये था, ये जो BC निकाला ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, बाकी ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं किसी प्रकार की। ऐसा एक सवाल और है 15वां आपके बुक के अंदर 6.3 में, वो आप लोग करेंगे सेम टू सेम। उसमें इतनी ये चाल वगैरह नहीं, उसमें सब चीज़ें दे रखी है, बट ये एक अच्छा क्वेश्चन से आ सकता है एग्जाम। मेन मुद्दा है ये, हम लोगों ने मान लिया लड़की की छाया की लंबाई पूछी थी, लड़की यहाँ खड़ी है तो इसकी छाया इधर ही आई क्यों सूरज उधर है। तो ये कोणों हो गया, 1 और 2 बराबर हो गए। और फिर समरूपता में आपको तीनों लेने के, 2 वो ले लो जिसको दे रखा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने डी ई और ए ई ले भी लिया तो वैसे भी ये वैल्यू है नहीं, निकालने से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं,
और फिर तो गुणा भाग है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो 0.9 आ गया क्योंकि ये मीटर है, और किताब में सही कर लेना ये सेंटीमीटर दे रखा आपका, आप मीटर लिखेंगे क्योंकि मीटर से ही उत्तर निकला। करो साहब इसको, कीजिए साहब कीजिए, फटाफट करिए इसको, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे की बातें हम लोग करते हैं। और अब हम लोग 6.3 शुरू करने वाले हैं, और ज़्यादा कोई क्वेश्चन से नहीं है, 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे हाईएस्ट। 3 एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिए, वहाँ ज़्यादा इतने क्वेश्चन नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ और काम हो जाएगा आपका। करो 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 साहब करो। तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 7 बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, एक एक चीज़ आपके बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होगी। एग्जाम्पल हम लोगों ने खत्म कर लिए, 8 एग्जाम्पल थे, हम लोगों ने 3 तो कर लिए। वैसे टोटल कितने थे? 5 थे, उसमें से 3 कर लिए, 2 नहीं किए, आपको करने की जरूरत नहीं। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी आपके 6.3 का इंपॉर्टेंट होगा उसका सोल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक अच्छा क्वेश्चन से बोला क्या गया है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई की भुजा। ABCD एक क्या? समांतर चतुर्भुज। क्या होता है समांतर चतुर्भुज? जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर भी होती है और आमने सामने भुजाएं समांतर भी होती है, ध्यान रखना। AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। कोई समस्या नहीं है साहब, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। डबल है समरूपता नियम, 2 कोण बराबर करने और काम हो जाएगा। पूरी प्रश्नावली में 2 कोण ही, क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़कर। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। पहले बोला गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम लोग एक बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। ये हम लोग बना रहे हैं आपके ABCD समांतर चतुर्भुज, ABC और ये क्या बन जाएगा D। इसके अंदर ये वाली भुजा इसके समांतर होती, ये वाली भुजा इसके समांतर होती, आमने सामने भुजाएं भी समांतर होती। ठीक है साहब। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाएगी भुजा AD। ये जो AD है ना, इसको आगे बढ़ाना। अब AD का मतलब ये है कि बिंदु D को आगे बढ़ाना, हमेशा नाम से हमेशा पहचानना है। AD का मतलब D आगे बढ़ रहा है, तो D को साथ थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्या समझे? ठीक है, तो AD को ये कह रहा है कि आपको आगे बढ़ाना है थोड़ा सा, तो बढ़ा देते हैं आगे। ये लो सर, बढ़ाएगी भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु। इस AD को जब आगे बढ़ाओगे तो यहाँ एक E बिंदु आपको मिलेगा। कौन सा बिंदु मिलेगा? E बिंदु मिलेगा। तथा BE, अब BE का मतलब क्या? इसका मतलब E को B से ज्वाइन करना। बिल्कुल BE का मतलब यही था। सवाल में जैसा बोल रखा है वैसा करते जाएंगे तो कोई समस्या आती नहीं। मेन मुद्दा सवाल को ढंग से पढ़ना। ठीक है, इसको समझना है आपको कि इनको मिलाना आपस में। अब जब BE को मिलाया तो ये CD रेखा को कहीं ना कहीं तो प्रतिच्छेद कर रहा होगा, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को, BE CD को कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? F बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दर्शाइए कि अब आपके पास ये, अब ये फाइनल आपके सामने त्रिभुज बन गया। आकृति आपके सामने फाइनल बन गई, कोई ज्यादा समस्या है नहीं। पहले तो हम लोग लिखेंगे दिया गया। क्या लिखेंगे हम लोग? दिया गया है, और दिए गए में आप लोग लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो AB समांतर है CD के तथा AD समांतर है BC के। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा ये होता है। ये हो गया, सिद्ध करना। आपको क्या करना है? सिद्ध करना। सिद्ध करने में यह है कि त्रिभुज ABE समरूप करना है आपको त्रिभुज CFB के।
इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या करना है, समरूप करना। तो उपपत्ति में ले लो काम आप लोग। उपपत्ति में हम लोग दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। आप लिखोगे चूंकि त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, ये आप लोगों ने दो त्रिभुज ले ली। अब दो त्रिभुजों को अगर समरूप करना है, दो कोई कोण बराबर करना है, पहले त्रिभुज ढूंढो कहां पर। देखो ए बी ई कौन सा, देखो ए बी ई। एक बात बताओ, ये वाला जो कोण होता है ना, वो हमेशा इसके बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, ध्यान रखना। कोण ए कोण सी के बराबर होगा और ये जो कोण डी है वो कोण बी के बराबर होगा, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि ये वाला कोण भी जो बराबर है ना, ये वाला, वो भी इसके बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखना। समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होता है। अब थोड़ा ध्यान देना आप लोग। ए बी ई का मतलब देखो, ए बी ई यहां तक पहुंचा आप लोग पूरा बड़े वाला त्रिभुज, तो उसमें कौन सा कोण आया, कोण ए। और एक त्रिभुज है सी एफ बी, तो देखो सी एफ बी, सी एफ बी, तो कौन सा कोण आया, कोण सी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर हो गया कोण सी के, कोण ए बराबर हो गया कोण सी के, और रीजन हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। एक तो आ गया, एक और चाहिए सब। तो थोड़ा ध्यान दे दो आप लोग। मान के चलिए यहां पर मैं एक कोण नाम दे देता हूं कोण एक, यहां नाम दे देता हूं कोण दो। तो देखो ए बी ई में कोण एक आया और सी एफ बी में कौन सा कोण आया, दो आया। तो कोण एक बराबर है कोण दो के। कोई लाल और लाली ये बता सकता है कि ये बराबर क्यों है, तो रीजन हो जाएगा एकांतर कोण, क्योंकि भुजाएं भी समांतर है और जेड आकृति बन रही है। एकांतर कोण तभी लागू होता है जब भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग, जेड बन रहा है, देखो ऊपर से जेड आया, फिर ये गया, फिर ये, तो इधर कौन सा कोण बना, एक, इधर कौन सा कोण बना, दो। ठीक है, तो ये आपके कोण एक और कोण दो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो कोण एक बराबर है कोण दो के, इसका मतलब एकांतर कोण हो गया। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं अतः डबल ए समरूपता नियम से, अतः डबल ए समरूपता नियम से हम लोग ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के। और ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना। कुछ ये भी कहेंगे सर एकांतर कोण था ना, भाई छोटे वाले त्रिभुज नहीं बड़े वाले त्रिभुज, ये नियम है, इसका दूसरा कोई नियम नहीं है। तो एक बात आपको पहचान में आनी चाहिए थी कि इसके ये बच्चे कर लेते हैं काफी बच्चे कि सर जेड बन रहा था, कोई समस्या थी नहीं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होती भी नहीं उनको। लेकिन जब दूसरा होता है ना, तब जाकर गड़बड़ हो जाती। हाँ जी साहब बोलो। कोई दिक्कत होगी नहीं। और ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हमेशा आमने सामने कोण बराबर है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। आपको सर बी और डी बराबर कर देते, नहीं भाई बी में आधा ही काम आ रहा है, त्रिभुज इतना छोटा सा लेना। देखो नहीं बोला सी एफ बी इतना छोटा त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप ले सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं। बोलो बोलो साहब बोलो। होने वाला अब तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नम्मा करेंगे अभी इसका, जस्ट इसके अगले वाला सवाल हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन नंबर 13, और काम हो जाएगा आपका एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, 2 सवाल और है, 9 और 13, इसमें से आपके सवाल आ जाएगा फाइनल। ज़्यादा चांसेस है 13वें सवाल गाने के, बहुत इंपॉर्टेंट 13। उम्मीद है जो बातें मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 8 में लिखी, एक छोटा सा सवाल 2 नंबर या 3 नंबर में अक्सर आता है इस प्रकार का सवाल, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 13 है और चैप्टर हो जाएगा पूरा, और वन शॉट आपके सामने त्रिभुज बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा।
सवाल कह रहा है आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। ABC और AMP दोनों समकोण है क्यों 90 डिग्री बन रहा है, जिनके कोण B और M समकोण है। सिद्ध करो कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ABC समरूप है AMP के, ABC समरूप है AMP के, और अगर ये समरूप हो जाएगा तो फिर ये आ जाएगा, क्योंकि समरूप होने के बाद संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो ज़्यादा सवाल में गड़बड़ है नहीं, चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग सवाल के अंदर लिखेंगे, हमेशा पहला काम होता है दिया गया। पहला काम क्या होता है आपके, दिया गया। और सवाल में जो दे रखा है वो है, आप लोग लिखोगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP समकोण त्रिभुज है। क्या है आपके, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज होने का मतलब ये हो जाएगा, अगर सपोज इसको मैं कोण 1 नाम देता हूँ, इसको कोण क्या देता हूँ 2 देता हूँ, तो मैं 100% श्योर हूँ कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और दोनों का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। भाई इधर भी बन सकते हैं, सारे 90 डिग्री हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सब सिद्ध करना। सिद्ध करने में आपको दो बातें हैं। सिद्ध करने में पहली बात आपको लिखनी है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और दूसरी बात यह है कि CA में PA बराबर में हो जाएगा BC बटा में हो जाएगा MP। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो देखो CA का मतलब AC या CA बटा में PA और बराबर BC बटा MP हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है बाई CP ST से। ज़्यादा कोई समस्या आएगी नहीं। अब हम लोग लेते हैं उपपत्ति। क्या लेते हैं आपके, उपपत्ति में काम करते हैं पहले वाले सवाल का सॉल्यूशन। किसका करते हैं, पहले वाले सवाल का। आप लोग लिखोगे चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में हम लोग ये कह सकते हैं, ABC देखो ABC कौन सा कोण आया A, AMP में भी कौन सा कोण आया कोण A। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कोण A बराबर है कोण A के, और रीजन हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण। रीजन कौन सा हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। दूसरा देखो ABC में कौन सा कोण आया कोण 1, और AMP में कौन सा कोण आया कोण 2। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। ठीक है, और दोनों कितने डिग्री है 90 डिग्री। कितने डिग्री है 90 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः डबल A समरूपता नियम से। कौन सा नियम हम लोग लगाएंगे, डबल A समरूपता नियम से। और डबल A समरूपता नियम से हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AMP के। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इसका इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं AB के बटा में AM लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। AB के बटा में क्या हो जाएगा AM बराबर BC के बटा में क्या हो जाएगा MP बराबर AC के बटा में क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने बराबर कर दिया। और ये बराबर क्यों होता है जी, बाई CP ST। और यहाँ से हम लोग अगर इसको आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, तो हम लोग कह सकते हैं अतः AC का मतलब CA भी हो सकता है, AP का मतलब PA भी हो सकता है, और ये हो जाएगा BC बटा में हो जाएगा MP। ठीक है, ये सवाल हो गया सिद्ध। हम लोग लिख सकते हैं इति सिद्ध। क्या लिख सकते हैं, इति सिद्ध। उम्मीद है ज़्यादा कोई समस्या आपको आएगी नहीं किसी भी प्रकार की। आप लोग इजी वे में इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये काम सिंपल था, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, हम लोगों ने 2 कर दिया। ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल, काम हो गया। सब सिंपल है। चित्र में जो बातें दे रखी थी उससे स्पष्ट हो गया। पूरी प्रश्नावली में अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने करवाया था वो निकाल
जो भी चीज आपको सिद्ध करनी, समरूप करना, दो दो कोण फटाफट बराबर हो रहे हैं, फटाफट बराबर हो रहे हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग अगली स्लाइड, आप सोच नहीं सकते इतना ही और क्लास खत्म। ठीक है जी, ले लिया स्क्रीनशॉट वगैरह, ले लो फटाफट। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको करवाया गया बढ़िया तरीके से आपके समझ में आया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं इस वन शॉट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं आपके आज लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक पूरे चांसेस है। सवाल क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, तो दर्शाना आपको ये। तो हम लोग पहले जो सवाल में दे रखा है उसके हिसाब से काम करते हैं, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। हम लोग पहले इसका चित्र बनाते हैं। चित्र बनाएंगे तो ABC पहले एक चित्र बना देते हैं, जो त्रिभुज आपके सामने बनाना आपको। ठीक है, जैसे जैसे सवाल में कहता जाता है वैसा काम करते जाइए, कभी सवाल आपको परेशान नहीं करेगा, इजी वे में उसका उत्तर आपके पास आ जाएगा। तो इधर हो गया A, B और ये हो गया C। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, यहां BC पर कोई बिंदु है D, कहीं पर भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं। हम लोग ले लेते हैं यहां पर, बीचों बीच नहीं लेना। इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, इसका मतलब इसको मिलाना पड़ेगा साहब, इसको मिलाना पड़ेगा। कोण ADC, देखो ADC ये वाला कोण, वो बराबर है BAC के। BAC मतलब इस पूरे वाले कोण के, इसके। ये लो सब, कोई समस्या यहां तक होनी नहीं चाहिए। चित्र बन गया है, चित्र बनने के बाद सवाल भी हो गया, टेंशन नहीं मत लो आप लोग। ठीक है, पहले हम लोग लिखते हैं इस सवाल का दिया गया। एक मिनट रुकना साहब, पहले हम लोग लिखते हैं इसका सवाल में दिया गया क्या। सवाल में हम लोग लिखेंगे दिया गया है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, ये आपको दिया गया है। फिर आपको करना है सिद्ध। सिद्ध करने में है CA² बराबर CB गुणा CD। अब अगर इस सवाल को ध्यान से देखोगे ना, तो ये भुजाओं का अनुपात ही बराबर है। देख लो, ये CA² का मतलब CA गुणा CA, तो एक एक इधर उधर भेजा तो बटा में अनुपात ही आएगा। ध्यान रखना, उपपत्ति में ध्यान देना आप लोग, बहुत इजी सवाल है, ध्यान रखना बहुत इजी। अगर आप लोग बात कर रहे हो CA का मतलब क्या होता है, CA देखो ये वाली त्रिभुज की भुजा, CB का मतलब ये इस त्रिभुज की भुजा, फिर वापस CA, CD का मतलब ये वाले त्रिभुज। इसका मतलब मैं बड़े वाले त्रिभुज को छोटे वाले त्रिभुज के क्या कर दूं, समरूप सिद्ध कर दूं। तो ध्यान देना आप लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, आप लिखोगे चूंकि त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC में, ये दो त्रिभुज हम लोगों ने ले लिया, एक पूरा बड़े वाला त्रिभुज BAC, एक ले लिया ADC। अब सोचो थोड़ा सा, देखो ABC में भी कौन सा कोण आया, C, और ADC में भी कौन सा कोण आया, कोण C। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोण C बराबर है कोण C के, और रीजन हम लोग यहां से लिख सकते हैं स्पष्ट तौर पर कि ये आपका कौन सा कोण कहलाएगा जी, उभयनिष्ठ कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा आपका, एक
उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, ज़्यादा इसमें समस्या होनी नहीं चाहिए। आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि BAC में भी कौन सा कोण आया C, और ADC में भी कौन सा कोण आया C। और एक आप बात बताओ, बड़े वाले त्रिभुज में BAC में ये A कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं? बिल्कुल, ये तो सवाल में दे रखा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण जो BAC है वो बराबर है कोण ADC के। और अगर ये कोण बराबर क्यों है, ये सवाल में आपको क्या है, गिवन है, मतलब दिया गया। सवाल में क्या है, आपको ये दिया गया। यहां से हम लोग स्पष्ट तौर पर लिख सकते हैं अतः AA समरूपता नियम से, AA समरूपता नियम से। और अगर हम लोग समरूपता नियम लगाएंगे तो त्रिभुज BAC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC के। और अगर ये दो त्रिभुज समरूप है तो CPST ये कहता है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहां से हो जाएगा BA बटा में क्या हो जाएगा AD बराबर हो जाएगा AC, उधर क्या हो जाएगा DC, फिर हो जाएगा BC और बटा में हो जाएगा AC। देखो पहले BA बटा में AD बराबर AC बटा में DC बराबर BC बटा में AC। ये आप लोगों ने इसको क्या कर दिया, बराबर कर दिया। और यहाँ पर जो रीजन होता है वो होता है जी आपके बाई CPST। लेकिन आपको सर ये तो सिद्ध करने नहीं, थोड़ा सा इनको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे नहीं बढ़ाना, इसको तो आप लोग छोड़ सकते हो कि इसको हमें नहीं लेना, हम इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, CA लिख सकता हूँ, और DC को क्या लिख सकता हूँ, CD लिख सकता हूँ। भाई पहले ये लिख दी बराबर, BC को हम लोग BC ही CB लिखेंगे इसको, और ये हो गया CA। इधर आएगा तो ये हो जाएगा CA गुणा में क्या हो जाएगा CA बराबर ये हो जाएगा CB गुणा में क्या हो जाएगा CD। तो CA को CA से गुणा करोगे तो CA स्क्वायर बराबर CB गुणा में क्या हो जाएगा CD। आप लोग देख लो, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको आनी नहीं चाहिए। हम लोगों ने इजी वे में सवाल को दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जितने स्टार लगा सकते हो उतने लगा सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये हम लोगों ने दोनों त्रिभुजों कर दिया उभयनिष्ठ कोण वगैरह लेके। और इसको नहीं लेना तो इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाए, अपने आप ही उत्तर आ गया, कोई समस्या नहीं। चित्र में जैसा बोला गया था वैसा हम लोग ले ले, ऐसा नहीं बिंदु बीचों बीच, मतलब बीचों बीच लेते आधे आधे भागों में बढ़ जाएगा। तो ये लो साहब, आपके त्रिभुज का वन शॉट आपके लिए तैयार है, एकदम बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से आपके लिए वन शॉट हम लोगों ने तैयार किया और बढ़िया तरीके से आपको समझाए। ठीक है, इससे सफिशिएंट, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना आप लोग, ये मोर देन सफिशिएंट, इनको पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो उम्मीद है बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे आप लोग। टाइम टेबल आपका आ चुका है, हम लोगों ने इसकी लाइव क्लास कल शाम को ले ली थी, और अब मंडे को हम लोग मिलेंगे आपके जो निर्देशांक ज्यामिति उसका इंट्रोडक्शन लेकर, किसका सॉल्यूशंस लेकर, निर्देशांक ज्यामिति की। इस बात को ध्यान रखना। तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। बोलो सर, है कोई दिक्कत? नहीं होनी चाहिए दिक्कत हो। तो बढ़िया तरीके से इसका रिवीजन करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और शानदार तरीके से आप इसको काम करना है। बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ आपको मिलानी है, एक एक चीज़ आपको करनी है। तो हम लोग मिलेंगे आपके मंडे को सुबह इंट्रोडक्शन लेकर निर्देशांक ज्यामिति का। तब तक आप इसका बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे, शानदार तरीके से आप लोग काम करेंगे। और शाम को आपके जो संडे है, संडे को संडे वार्ता आएगी, बढ़िया तरीके से चैप्टर कर लीजिए, मिला लीजिए। बच्चों को ज़्यादा समस्याएं रहती है, इसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।